क्या आप जानते हैं कि 1935 तक सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। आज के महाराष्ट्र, गुजरात और पाकिस्तान में जा चुके सिंध प्रांत को मिलाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। वहां पर मराठी सरकारी कामकाज की प्रमुख भाषा थी। स्वाभाविक है कि प्रशासन में भी मराठी भाषियों का दबदबा हुआ करता था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 58% लोग मराठी बोलते थे। इसके बाद गुजराती, सिंधी और कन्नड़ भाषाओं का स्थान आता था। तभी सिंध क्षेत्र में मराठी भाषा के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। कहा गया कि मराठी के कारण सिंध की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान खतरे में है। वे मराठी भाषा के प्रभुत्व से मुक्त होकर अपनी भाषा, संस्कृति और प्रशासनिक स्वायत्तता चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई मराठी भाषियों पर हमलों और मारपीट के साथ, ठीक वैसे ही जैसे आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के साथ होता है। सिंधी भाषा और संस्कृति के नाम पर अलग सिंध प्रोविंस के आंदोलन में पर्दे के पीछे वहां के मुसलमान थे, जिनकी संख्या तब तक लगभग 70% हो चुकी थी। मात्र 30% आबादी वाला हिंदू सिंधी समुदाय भी बिना किसी सोच समझ के उस भाषाई आंदोलन से जुड़ गया। 1 अप्रैल वर्ष 1936 को अलग सिंध प्रांत बना और फिर शुरू हुआ शांतिप्रिय समुदाय का असली खेल। अलग सिंध प्रांत बनते ही सबसे पहले कराची से मराठी भाषियों को मार मार कर भगाया जाने लगा। उनकी वहां के व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी हुआ करती थी। मराठी भाषियों का सफाया अभी चल ही रहा था कि पाकिस्तान की मांग ने तेजी पकड़ ली। इसके बाद तो सिंधी हिंदू भी लपेटे में आ गए। मुसलमानों ने सिंधी भाषा के बहिष्कार की घोषणा कर दी। उर्दू को सिंध की मुख्य सरकारी भाषा घोषित कर दिया गया। मुसलमानों के साथ मिलकर सिंधी संस्कृति और भाषा को बचाने निकले सिंधी हिंदुओं का जो हाल हुआ वो कहने की आवश्यकता नहीं। आज सिंध से हिंदुओं का लगभग सफाया हो चुका है। सिंधी संस्कृति, भाषा और वेशभूषा का तो कोई नाम लेवा भी नहीं बचा। वहां से भगाए गए सिंधी हिंदुओं के वंशज आज भारत के अलग अलग शहरों में बसाई गई सिंधी कॉलोनियों में रह रहे हैं। पाकिस्तान में सिंधी भाषा केवल बोलचाल तक सीमित हो चुकी है। दूसरी ओर भारत में इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मुसलमानों के साथ मिलकर मराठी भाषियों को पीटने वाले सिंधी न अपनी भाषा बचा पाए, न संस्कृति और न ही अपने पूर्वजों की धरती, जिसके लिए सिंधी आंदोलन शुरू किया गया था। वह कभी आंदोलन का मुद्दा था ही नहीं। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या देश के किसी भी अन्य राज्य में हिंदी के विरोध में कोई आंदोलन हो तो उसके पीछे मजहबी समुदाय की सक्रियता देखने योग्य होती है। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जिससे उन्होंने सिंध प्रांत को अपने चंगुल में लिया था। दोनों ही अब्राहमिक मजहब काफिरों को बांटने में उस्ताद हैं। काफिर हमेशा सीधा सादा, सभी धर्मों को एक मानने वाला, भाईचारे पर भरोसा करने वाला भावुक प्राणी होता है। एक बार जाल में फंसते ही वो हलाल कर दिया जाता है। उसे संभलने का दूसरा मौका भी नहीं मिलता। भारत पर अपनी गिद्ध दृष्टि टिकाए बैठे दोनों विदेशी मजहबों का ये पुराना खेल है। जहां पर ये कम संख्या में होते हैं वहां के स्थानीय भाषा प्रांत के लिए आंदोलन शुरू करते हैं। सीधे सादे भोले भाले हिंदू उनके साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे सत्ता हथिया लेते हैं उसी क्षेत्र के मूल निवासी हिंदुओं को उनकी भाषा और धरती से उखाड़ फेंकते हैं। काफिर पिछले 800-900 वर्षों से धोखा खा रहे, काटे जा रहे, बहिष्कृत हो रहे, लेकिन कुछ सीख नहीं पा रहे कि इस्लाम और ईसाईयत में सहिष्णुता या अन्य धर्म, भाषा, संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं है। वे केवल अपने विस्तार और काफिरों के सफाए की योजना बनाते हैं। भाषाई अस्मिता के नाम पर उत्तर भारतीयों को पीट रहे गुंडे कुछ और नहीं, उसी मजहबी योजना का हिस्सा हैं जिसने कभी कराची में मराठियों के साथ यही बर्ताव किया था। ये गुंडे अकेले नहीं हैं, इनके तार दिल्ली से लेकर बिहार तक फैले हुए हैं। आप मराठी हों, कन्नड़ हों, तमिल हों या हिंदी बोलने वाले,
अपनी भाषा के नाम पर भावुक होने और अपने ही शत्रुओं के जाल में फंसकर अपनी आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करने से पहले एक बार सोच अवश्य लें। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।